वेलकम करते हैं आज हमारे साथ श्री प्रवीण भाटिया जी को। वेलकम प्रवीण जी माय टॉक से। और मैं बहुत खुश हूँ और आपको मैं लास्ट शायद 6-7 मंथ से मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे कि आप कब आओगे इस चैनल में और हम आमने सामने बात करेंगे। तो पहले तो आप अपने बारे में बोल के शुरू कीजिए कि आपकी जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बोलो और जो भी हो रहा है आज की दुनिया में, जो हो रहा है उसके ऊपर आपका अवेयरनेस कहाँ कब शुरू हुआ और आपकी जर्नी अब थोड़ा सा बोल के शुरू करोगे तो आसान रहेगी सबके लिए समझ। वैसे तो मैं बहुत बार अपने वीडियो में बोल चुका हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सारी क्वेश्चन जो है वो पुरानी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन होगी, बट यू हैव टू आंसर। या नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। सो बहुत यूजुअल लाइफ, स्टडीइंग यूनिवर्सिटी, कैरियर, एंड आई केम टू जर्मनी एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर। बट इन 2008 समथिंग स्टार्टेड हैपनिंग ऑन आवर अर्थ। हमारी धरती पे कुछ चेंजेस होने शुरू हो गए थे। इन चेंजेस को माया कैलेंडर ने बोला कि 2012 में एंड हो रहा है कैलेंडर का। तो लोग डर गए कि लोगों ने सोचा कि वर्ल्ड का एंड हो रहा है, बट इट वाज एंड वन टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड न्यू कॉन्शियसनेस वाज हैज टू स्टार्ट। और जो इसका जो पॉइंट इन्होंने 2012 बताया था, इतने बड़ी साइकिल में इस टाइम को मेजर करना कठिन होता है। तो इट वाज 36 ईयर ऑफ साइकिल जिसके बीच में ये कभी इवेंट हो सकता था। उसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट था 2012। दैट मीन्स कि इससे 18 ईयर्स पहले ये स्टार्ट हो गए प्रोसेस। उन प्रोसेस में जो प्लानिटरी एनर्जीज अर्थ पे आ रही थी उससे लोगों में अवेकनिंग हो रही थी। सो आई वाज वन ऑफ देम। इन 2008 समथिंग स्टार्टेड विद मी कि जो कुछ है, क्या यही पर्पस है, क्या क्यों हम ऐसा जीवन है, क्यों इतनी मिजरी है ऑफ अर्थ पे। ये अवेकनिंग ऑटोमेटिक बहुत लोगों में हुई एंड आई वाज वन ऑफ देम। देन आई स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जो इंडिया में पॉसिबिलिटीज हैं। मैं जर्मनी में रहता था लेकिन मैं इंडिया बहुत बार आया, डिफरेंट सेंटर्स में गया, विपासना, क्रिया योग, सदगुरु जग्गी वासुदेव एंड ऑल दिस थिंग, ईशा क्रिया योगा, बिहार स्कूल ऑफ योगा, बिकॉज क्वेस्ट थी कि क्या करें। देन मुझे क्रिया योग का रास्ता मिला और वहां से मेरी लाइफ टर्न हुई। क्रिया योग, मैं जर्मनी में वापस आया तो यहाँ पे हमारा ग्रुप था जो हम लोग वीकली मिलते थे। वहां पे एक लेडी मिली, शी वॉज फ्रॉम जापान, लेकिन इंडियन ट्रेडिशन से क्रिया योग की प्रैक्टिस करती थी। शी वॉज वेरी सीरियस सीकर। हम दोनों, शी देन we can say star seeds, and or you can say many people on the earth now, they came from different dimensions to help the ascension. She was one of them or she is one of them. तो उनके साथ रह के हमारी जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई। दिस इज माई सिंपल बैकग्राउंड हाउ आई केम इनटू दिस। मतलब आप उनसे मिले तो ये क्रिया योग की जो आपको प्रैक्टिस करना है या आपकी कुंडलिनी जागृत करने की या सच्चाई को जानने का रास्ता जो है दैट इज योगा, तो उनसे आपने जाना कि उससे पहले भी किसी इंटरेक्शन से आपके ये नॉलेज आ गई थी? क्रिया योग तो हम दोनों करते थे। क्रिया योग हम दोनों एक ही गुरु के ट्रेडिशन में हम दोनों प्रैक्टिस करते थे। ये कुंडलिनी अवेकनिंग का या सच को जानने के लिए या कॉन्शियसनेस एक्सपेंड करने का एक तरीका है। जब कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है तो हमें ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर दिखती हैं। कॉन्शियसनेस तो सब में है, लेकिन सबकी कॉन्शियसनेस है जो एक शीशा है, इसके थ्रू हम वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर शीशा छोटा है, छोटा एक्सपीरियंस करते हैं, कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो जाती है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाती है, तो हम इसको योग बोलते हैं। योग के कई तरीके हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, किसी भी तरीके से योग हो जाए तो योग है। और हमारा जो योग का रास्ता है वो क्रिया योग है, ऑलमोस्ट कुंडलिनी योग भी कहते हैं। इसमें जो एनर्जीज है, राजयोग का एक रास्ता है। तो इस रास्ते में हम दोनों सीकर थे, लेकिन हमारे रास्ते में भी इस असेंशन के बारे में नहीं बताया गया। ये असेंशन का रास्ता मुझे उनके थ्रू मिला कि धरती पे कुछ हो रहा है। जो क्रिया योग हम करते हैं उसमें हम इंडिविजुअली अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करते हैं। जिस एक की बहुत एक्सपेंड हो जाती है वो एनलाइटेंड हो जाता है, बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री हो जाता है, नेक्स्ट डायमेंशन में चला जाता है। बट सो फार इट वाज ए वेरी इंडिविजुअल प्रोसेस। ओनली वन अमॉन्ग्स मे बी मिलियन कुड अचीव दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। तो क्रिया योग अभी भी, जबकि क्रिया योग की जो एसेंशियल टीचिंग है, महाअवतार बाबा जी, अगर आपने नाम सुना हो, ही इज एन एनलाइटेंड बीइंग,
उनकी एज कोई नहीं जानता, हमसे 1800 ईयर्स कुछ और भी ज्यादा मानते हैं। वो फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट और डी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब भी वो अपीयर होते हैं लोगों के सामने तो वो जैसे अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं। उन्होंने अपने ये मैसेज दिया था कि अर्थ पे कुछ होने वाला है, इसकी प्रिपरेशन के लिए क्रिया योग की टेक्निक है हाउस होल्डर के लिए। सो ही वॉज अवेयर ऑफ इट दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, बट स्टिल जो क्रिया योग है वो काफी इंडिविजुअल ही रह गया फोकस। असेंशन की बातें मैंने नहीं सुनी अपने ट्रेडिशन में, लेकिन ये एक तरह से बहुत कॉम्प्लीमेंट्री थी। क्रिया योग की प्रैक्टिस, कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन, और अपनी इनसे मुझे ये दोनों बातें मिली, तो दैट वाज ए कंप्लीट। असेंशन की जो बात हो रही है, असेंशन डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशन, डिफरेंट डायमेंशन। डायमेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आप समझाओगे कि हम कितने कौन से डायमेंशन में है और कितने सारे डायमेंशन आगे और पीछे है, थोड़ा सा। वन डायमेंशन इज पॉइंट, एक पॉइंट है तो वन डायमेंशन है। अगर लेंथ है 2 डायमेंशन हो गई, लेंथ, विड्थ और हाइट थर्ड डायमेंशन। तो हम जो अभी अर्थ में हमारी रियलिटी है उसको हम थर्ड डायमेंशन रियलिटी बोलते हैं, क्योंकि हम जो हमारे एक्सपीरियंसेस करते हैं वो लेंथ, विड्थ और हाइट में करते हैं सिर्फ। जो फोर्थ डायमेंशन है दैट इज टाइम। तो फिर फोर्थ हमारा डायमेंशन, तो फिर थर्ड डायमेंशन क्यों बोलते हैं? हाँ, फोर्थ फैक्टर आल्सो ना, टाइम का भी। यस, टाइम भी इसमें है, लेकिन हम एक टाइम में सिर्फ एक जगह हो सकते हैं। से मैं इस टाइम में सिर्फ जर्मनी में हो सकता हूँ और इस टाइम में आप इंडिया में हो सकती हैं, लेकिन जब हमारी डेथ हो जाती है तो हम इस डायमेंशन से फ्री हो जाते हैं टाइम में। तो टाइम उसमें बैरियर नहीं रहता, इसलिए उसको हम फोर्थ डायमेंशन बोलते हैं। और अब हम फिफ्थ पे जा रहे हैं। कई लोग ये क्वेश्चन शायद आपके व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि हम इसको थर्ड के बाद फोर्थ में क्यों नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट फिफ्थ में क्यों जा रहे हैं। बिकॉज वी आर ट्रैप इन दिस अर्थ, काइंड ऑफ एक क्वारंटीन है या एक ट्रैप है जिसमें कोई एक कभी एनलाइटेंड होके जा पाता था बाहर। अब एक है वो कलेक्टिव जा सकते हैं, लेकिन हम थर्ड से फिफ्थ में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि थर्ड और फोर्थ एसोसिएटेड थी। थर्ड में हमारी बॉडी होती थी, बॉडी के बाद हम जब डेथ हो जाती थी तो हम तब भी होते थे, लेकिन हम फिजिकल दिखते नहीं थे। तब हम स्पेस और टाइम में ट्रेवल कर सकते थे, दैट वाज फोर्थ डायमेंशन। बट नाउ वी आर गोइंग टू फिफ्थ, वन मोर एस्पेक्ट in our consciousness, in our experience, one more thing is going to add. डायमेंशन के उसके बारे में हम आगे आते हैं। अभी मेरा पर्सनल एक क्वेश्चन है कि मैंने आपसे या डॉक्टर जगदाले या किसी से भी जो डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं जो भी, तो उनसे जो सुना है कि ये जो एनिमल्स है वो सेकेंड डायमेंशन में है, एनिमल्स एंड ट्रीज एंड वो जो भी है वो सेकेंड डायमेंशन में है, हम थर्ड में है, उसके नीचे भी और भी डायमेंशन है। हाँ, डिफरेंट थिंग्स और है। तो ये जो को एग्जिस्ट हम कर रहे हैं, मतलब एक सेकेंड डायमेंशन की कोई एनिमल या पेड़ और हम थर्ड डायमेंशन में ह्यूमन, तो हम एक ही रियलिटी, इट्स नॉट दैट द रियलिटी, बट एक ही प्लेन में हम एक मल्टीपल रियलिटीज को एग्जिस्ट करते हैं। यस, हाँ, तो ये कैसे हो रहा है? और फिफ्थ डायमेंशन में हम अगर हमारा अटेंशन हो रहा है तो वहां पे जाके क्या हम इंटरेक्ट कर सकते हैं थर्ड एंड सेकेंड डायमेंशन के चीजों से? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक किसी ने नहीं पूछा। बट इस एग्जैक्टली ये है कि हम अभी जो थर्ड, जो हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसी है, डायमेंशंस फ्रीक्वेंसीज हैं, जो हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसी है, ये इस तरह की रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए कंड्यूसिव है जो हम अभी कर रहे हैं। हम अपनी फ्रीक्वेंसी फाइनल होती जा रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम नई रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे नई फ्रीक्वेंसी के साथ। बट द सेम वे जैसे अभी हम को एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन टुगेदर, हम वो को एग्जिस्टेंस तब भी होगा, डिफरेंट तरीके से होगा। जैसे मान लो किसी ने अवतार मूवी देखी है, तो जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत चमक रहे हैं या जानवर हैं, तो सेम फॉर्म फ्रीक्वेंसी सबकी चेंज हो जाएगी, मेटल और मिनरल्स की भी, दैट इज फर्स्ट डायमेंशन, पेड़ पौधों की भी सेकंड डायमेंशन और ह्यूमन की। और वहां पे जो वननेस का हम एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट आवर रियलिटी विल बी क्वाइट डिफरेंट। हमारा डीएनए, अगर वो जब अटेंशन होगा फर्स्ट एंड सेकंड का भी हो रहा है, वो फर्स्ट एंड सेकंड में रहते हुए भी उनका अपग्रेडेशन होगा। एग्जैक्टली, वो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करते जाएंगे। हाँ, ताकि आगे जाके वो फिर आगे आने वाले तो और एक साथ साथ जो और एक जो ग्रेट सेट
की जो बात चलती है, तो उसका देखे तो मतलब वहां पे भी एक ये एसेंशन में भी जो मुझे समझ में आया कि वननेस की जो एक कॉन्सेप्ट है वहां से ही शुरू है, वहां से ही खत्म हो रही है, और वो रिसेट में भी समझाया जाएगा या समझाने वाले हैं कि वहां पे भी एक ही बात हो रही है। तो वो जो डिफरेंस एक आम जनता को समझ में कैसे आएगा कि जो रिसेट की बात हो रही है इट इज नॉट इन आवर फेवर। एपरेंटली लग रहा है कि एक होके हम मतलब हम फेवरेबल एक टाइम एंड स्पेस में जाने वाले हैं उस तरीके से भी, बट एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी इज नॉट द थिंग। तो वहां पे वो कैसे समझाया जाए और कैसे कोई समझे। देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो ग्रेट रीसेट की मार्केटिंग आसानी से हो जाती है और ग्रेट रीसेट के में कई चीजें कॉमन है। ग्रेट रीसेट और ग्रेट अवेकनिंग में बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे दोनों में लाइफ स्पेन बहुत बढ़ जाएगा या कह सकते हैं अनलिमिटेड हो जाएगा दोनों में। क्योंकि ग्रेट अवेकनिंग में भी जो डेथ है वो हम कॉन्शियसली चाहें तो बॉडी चेंज कर सकते हैं, डेथ नाम की चीज नहीं होगी, या हम बहुत लंबे समय तक की बॉडी को मेंटेन करेंगे। ग्रेट रीसेट में सेम होगा, हमारा माइंड जो है इसकी डेथ नहीं होती, और टेक्नोलॉजीज अर्थ पे हैं बोन्स सेल्स सबको रीजनरेट करने की। इन दैट केस हमारा माइंड हमेशा जिएगा और हमारी बॉडी जिएगी। तो लगता है कि एक ही जैसी बात है, बीमार दोनों में नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी दोनों में है। और ये जो वननेस की बातें करते हैं, ये कहते हैं कि यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी, सारी चीजें स्प्रेड कर देंगे इक्वली। इट ऑल ए बिग लाई। हमारा माइंड अगर हैक हो गया, नॉट ओनली हैक हो गया, ये उनका प्लान है। अगर माइंड को हैक कर दिया गया, हमारे इमोशन खत्म हो गए, हम जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो क्या बचा? ह्यूमन ट्रांसजेंडर ट्रांस ह्यूमन बन गया, तो क्या बचा ह्यूमैनिटी में, है ना? मानव की जो खासियत है ये इसके इमोशन है, ये इसकी इवोल्यूशन की पोटेंशियल है। गॉड की हम एक फॉर्म में है, गॉड हम ईश्वर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सारा स्टॉप कर दिया जाएगा। सो ये दोनों बातें सिर्फ ऊपर से एक जैसी लगती हैं लेकिन एक नहीं। दोनों को सबको जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्या चुनना है। जो सर्वाइवल मोड में है, कुछ लोग बहुत जल्दी इनकी मार्केटिंग से प्रभावित हो सकते हैं कि मान लो ह्यूमन नेचर ऐसा है, उसकी ईगो उसको अपने से बड़ा बनने के लिए जड़ी मजबूर करती है। अगर उनको ये कह दिया जाए कि आपके माइंड में हम कोई चिप लगा देंगे तो आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, से बहुत सारे लोग इसको लगवाने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसकी वजह से वो उसके ट्रैप हो सकते हैं। तो ये समझना सबको हमें बताना बहुत जरूरी काम है। तरीके से बताए ताकि सामने वाले को समझ में आए, क्योंकि जो पनीर टिक्के के साथ हुआ कि हम उस बात को लेके अवेयर हो गए और उस रास्ते पे हम नहीं चले, पर सामने वाले हर किसी को बताए तो he or she was not ready to accept, even listen कि क्या बोल रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं। तो वो पहले का जो वो ना वाला ना सुनने की जो आदत है, नया कुछ सुनने की जो आदत नहीं है, कंफर्ट जोन जो है, कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते, पुराने पैटर्न्स बहुत ज्यादा हैवी हैं। यस, वहाँ पे और कैसे अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, क्योंकि आप सब लोगों की बातों से जो समझ में आ रहा है कि इससे आप तो जो बोलते हो कि टाइम वैसे नहीं बोल सकते कि कब क्या होगा, बट वी डोंट हैव मच टाइम टू मेक पीपल अवेयर। अभी इतना भी टाइम कुछ नहीं है, तो इतने छोटे से टाइम में किस तरीके से हम लोगों के पास पहुंच सकते हैं और सोचने के लिए एटलीस्ट रेडी कर सकते हैं। दे आर नॉट रेडी टू क्या हो रहा है। आपका पॉइंट मैं पूरी तरह समझ गया हूँ, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ या गुजर रहा हूँ। ये मेरी जो मेरी मेंटर हैं, ये उनकी विश थी कि मैं स्प्रेड करूं, तो मेरे साथ भी यही आया कि कौन सुनेगा। तो उन्होंने कहा तुम बीज फैलाते जाओ, कॉन्शियसनेस में जब बीज पड़ जाता है, जब वो समय आता है तो वो अंकुरित हो जाता है। बस इसलिए हम बीज डालते रहेंगे, जब तक हमारा काम है बीज डालते रहेंगे। और जब ये तैयारी होगी, एक तो अर्थ की फ्रीक्वेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आप जानते हो, शुमान रेजोनेंस एक साइंटिस्ट ने ये मेजर कर सकते हैं। इस समय लास्ट वीक भी बड़ी स्पाइक की थी, ऑलमोस्ट 40 रहती है। इस फ्रीक्वेंसी की वजह से लोग अब तैयार हो रहे हैं, ये पहला प्लस पॉइंट है। सेकंड, पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ उसमें कुछ लोग तो ट्रैप हुए, लेकिन कुछ लोगों ने अब वो देख रहे हैं कि यस, साइड इफेक्ट हैं, हार्ट अटैक बढ़ चुके, ब्रेन
अटैक हो रहा है बॉडी में, जहां कहीं भी क्लॉट बनता है वहां पे डेथ हो जाती है। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट, आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि जब बच्चों में स्पाइक प्रोटीन नहीं था तो क्यों बच्चों को स्कूल के लिए मोटिवेट कर रहे हैं? 6 महीने से 5 साल के बच्चे के लिए क्यों लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं जब वो बच्चों में होता ही नहीं, जब फर्टिलिटी रेट 0.0003% है बच्चों में, क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन उनके अंदर से एक दिखाएगा कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी है, एक मानव पे इससे नीच कोई अपराध सोचा नहीं गया है। मेरे इसकी पीड़ा मैं सह नहीं पाता हूं। तो इस अपराध को उन्हें जानना चाहिए। हमारे बच्चों का, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का, मानव जाति का भविष्य खतरे में। इट्स रियली, दिस इज वेरी डेंजर। मानव पे इससे बुरा अपराध कोई नहीं हुआ। टाइम चाहिए, अपना पानी पी लो। नहीं, आपसे मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि जो फ्री विल की बात होती है, जब सामने वाला कुछ समझने के लिए रेडी नहीं है तो उनको बस हम बोल के छोड़ दिए तो वो तो सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो मनवाने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो क्या वो फ्री विल के जो रूल है उसका उल्लंघन किया जा रहा है? yes. देखिए, फ्री विल तो मैनिपुलेट डार्क फोर्स भी कर रही है। तो अगर हम भी फ्री विल को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें तो ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन फिर भी फ्री विल डिवाइन लॉ है। और अगर हम मैनिपुलेट तो इस केस में रॉन्ग वर्ड है, अगर हम किसी को समझाने की भी कोशिश करें तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि असेंशन मीन्स यू हैव टू रेज योर फ्रीक्वेंसी। इस पनीर टिक्का सिर्फ एक चीज नहीं है ना, हमारी कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंगली रेज होनी चाहिए। और जो लोग तैयार नहीं है वो अभी उनकी कॉन्शियसनेस रेडी नहीं है। बिना टाइमली कॉन्शियसनेस अपग्रेड हुए हम उस डायमेंशन में नहीं जा सकते। और ये अर्थ पे होने पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले 2 साइकिल हो चुकी हैं। हो सकता है कि हम लोग उस साइकिल में हमने मिस किया हो, तो जिन लोगों की ये जो विल है ये अभी मिस करेंगे तो नेक्स्ट साइकिल में आएंगे। दोनों, इस बात पे हमें ध्यान रखना है, दोनों प्ले फील्ड ईश्वर की है, 3rd भी और 5th भी। कुछ लोग इस सफरिंग से इवॉल्व होंगे अगर उनको ऐसा प्लान है तो। लेकिन मैं भी बड़ा आशावादी हूं, मुझे लगता है कि जब चेंजेस आएंगे तो लोग बदलेंगे। अगर अभी नहीं भी बदल रहे तो बदलेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम या आप अपनी एनर्जी रियली स्ट्रगल में लगाते हैं उनको कन्विंस करने में, तो हम अपनी जर्नी स्लो डाउन कर लेते हैं। अगर इतने केपेबल हैं कि हम अपनी मेंटेन रख सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को इस स्ट्रगल के बावजूद, तो करना चाहिए। और अगर नहीं है, अपने ऊपर फोकस रखें, क्योंकि अभी जो एंड टाइम मैडनेस है, हमें पता नहीं है कि सोलर फ्लेयर के पास हमारे अंदर कौन से दबे हुए हमारे ऊपर आएंगे, है ना। तो हम अपना इतना स्टेबल हो तो हम दूसरों को तैयार कर सकते हैं। तो मैं तो इस तरह अपने आप को बैलेंस रखता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन स्ट्रगल नहीं करता, ना अपने परिवार से, ना रिश्तेदारों से, ना क्लोज दोस्तों से। मेरे दोनों तरह के दोस्त 2 भागों में बटे हैं, दुनिया 2 भागों में बटी है। तो ये सबके साथ हो रहा है, हर बताने वाले के साथ होगा। तो ये हमारी दोनों जिम्मेदारियां हैं, बताना, लेकिन अपने आप को नीचे नहीं गिरने देना। और उसके लिए बेस्ट वे है मिडिल में, है ना, अपने मिडिल में रहना। और आप गीता देखो, अर्जुन युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने सामने सेना देखी, बिल्कुल महाभारत दोबारा हो रही है। तो उसने भगवान से जब कहा तो भगवान अपने रथ को बीचों बीच ले गए। ये बीच है, दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। और ध्यान से अगर आप देखो तो जो डार्क फोर्स है वो तो अपना काम बहुत इफेक्टिवली कर रही है। हम नहीं जाग रहे, वो तो हमें जगाने की कोशिश कर रही है। इस प्ले फील्ड में कोई भी दुश्मन नहीं है, ये डिवाइन प्ले है, लोगों को जगाने का एक अपॉर्चुनिटी देने का। इस अपॉर्चुनिटी से हम रेस करेंगे। अभी के, मैं अपने पर्सनल जगह से बोल सकती हूँ कि जो भी अभी के डार्क फोर्सेस है उनके लिए हमारे जो आंख खुले है ना, कि जो भी होता रहा वहाँ पे हमारा जो दिमाग है वो बोले कि कुछ गलत हो रहा है, तो खोजना शुरू हुआ। yes. तो कौन कर रहे, तो दोज पीपल हेल्थी और exactly.
बिल्कुल इस भाव से, ये क्योंकि ये भाव भी जानना बड़ा जरूरी है। जब हम स्ट्रगल में आते हैं तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी लोअर कर देते हैं, डर में आते हैं, दुश्मन मानते हैं डार्क फोर्स को। डार्क फोर्स गलत कर रही है लेकिन हम उसके थ्रू जाग भी तो रहे हैं, अगर वो ना करती तो हम कैसे जागते। बस इस फीलिंग से हमें लोगों को जगाना है, बतानी है अपनी बात, जो मान जाएंगे। समय अभी तो है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ देख के बदलेंगे। ह्यूमन जो माइंड है, पिछले एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, इसका एक पर्पस था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दैट मीन्स कि उनको लेबर चाहिए थी, लेबर तभी काम करती है, उनका जो लेफ्ट माइंड डेवलप कर दो, वो ऑर्डर ले। हमारी मैनी स्टडीज बताती हैं कि हमारे न्यूरॉन जो है वो अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टडी तक पढ़ता है तो उसके 80% नॉन रिपेयरेबल ब्लॉकेज हो जाते हैं। वो सोल्यूशन को देख नहीं पाता। हमारे न्यूरॉन जो है, हम सब जानते हैं, हम लोग बातें करते हैं कि हमारा 15% माइंड यूजेबल है। सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के लोगों ने बताया कि मैक्सिमम जो ह्यूमैनिटी है वो 2.2% यूज करती है माइंड। ये जो पहले के जो ऋषि मुनि थे, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये फाल्ट है। ये एजुकेशन सिस्टम इसी डार्क फोर्स का बनाया हुआ है। सो द पॉइंट इज कि हमारी जो लेफ्ट माइंड है, उसकी वजह से हम देख नहीं पाते सॉल्यूशंस को। दैट इज हाँ जी, देखने की इच्छा भी नहीं रखती, देखने की इच्छा नहीं होती। हाँ, क्योंकि ये उसकी तैयारी है, ये जो एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उसमें ही रहते हैं। यस, और जो पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, सब कुछ काफी हद तक गलत है। असेंशन के बाद ये सारी एजुकेशन सिस्टम है, हम इसको डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री मैनिपुलेटेड है। हिस्ट्री जीतने वाले की बात से लिखी गई है। रिलीजन मैनिपुलेटेड है, सारे रिलीजन डार्क फोर्स ने मैनिपुलेटेड किए। आल्दो द टीचिंग वार परफेक्ट, ये टीचिंग मैनिपुलेट की है ह्यूमैनिटी को लड़ाने के लिए। लड़ता रहे, संघर्ष करता रहे। यहाँ पे और एक मेरा क्वेश्चन है कि ये जो सारे रिलीजन्स है, उनके जो भी मतलब जीसस बोलो कि मोहम्मद बोलो कि हमारे वेद है, जो जहाँ से हमको हमारे हिंदुइज्म के बारे में पता चला, तो वहाँ पे क्या आज हम जो पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, तो वही वहाँ पे मैनिपुलेशन होते हुए ये अभी का फॉर्म है? एग्जैक्टली, वो मैनिपुलेटेड होते होते अभी की ये फॉर्म बची है। टीचिंग वर परफेक्ट, जिन्होंने भी सत्य देख लिया उन्होंने सच बताया, लेकिन सच को नीचे आते आते तक ऐसा हो गया। मान लो बाइबल की बात होती है, 2000 साल पहले ओल्ड टेस्टामेंट था, 300-400 साल बाद नया टेस्टामेंट लिखा गया डार्क फोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड द सेम इज विद ऑल द टीचिंग्स। और हर एक मैट्रिक्स का हिस्सा है। मैट्रिक्स एक शब्द है, जिस मान लो ये जेल है थर्ड डायमेंशन में, तो कुछ लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में ह्यूमैनिटी के अंदर एक भाव डाल दिया, तुम्हारा रिलीजन सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हारी टीचिंग बेस्ट है। जिससे अगर क्रिश्चियन, मैं यहाँ जर्मनी में रहता हूँ, क्रिश्चियन की है, तो ये इनको बताते हैं कि सिर्फ आप ही स्वर्ग में जा सकते हैं। इस्लाम के मेरे दोस्त हैं, वो भी यही कहते हैं कि बाकी सब जो हैं भ्रष्ट हैं। हिंदू तो बहुत ही गर्व में रहते हैं, आप जानते हो सनातन धर्म है हमारा, हम विश्व गुरु बनेंगे। सेम यहूदी रिलीजन है, सारे रिलीजन बुद्धिस्ट इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट मैनिपुलेटेड हैं इस एक थॉट से, सब एक ही ईश्वर के संतान है। हमें लड़ाने के लिए रिलीजन बनाया गया है ताकि हम लड़ते रहें और सच को ना जान पाए। अब समय आ गया है, और वननेस हम नेक्स्ट डायमेंशन में एक्सपीरियंस करेंगे। ये समय आ गया हम सच को जाने। तो और वहाँ पे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो आज के हैं, वहाँ पे जो भी बोला जाता है या टीचिंग जो होते हैं कि आप ये करो तो सही है, नहीं तो पाप है, ये जो पाप पुण्य की जो भी कॉन्सेप्ट है, वो भी इन लोगों से आया है। वो भी इन्हीं लोगों से आया है, क्योंकि जो डुअलिटी थर्ड डायमेंशन का थोड़ा सा नेचर है। थर्ड डायमेंशन में हम डुअलिटी में दोनों चीजें हैं, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, इसके थ्रू इवॉल्व होते थे। अब तो ये खत्म हो रही है, और एक लिमिटेड एक लेवल तक हमारे ऊपर कर्म का बोझ होता है, क्योंकि हम लो लेवल पे होते हैं, तो हम पाप पुण्य और कर्म के थ्रू इवॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्शियसनेस को नापने का एक बहुत अच्छी मेथड है, बहुत ओल्ड मेथड है, आजकल मिस यूज होता है, वो भी हम भविष्य को जानने के लिए टैरेट कार्ड यूज करते हैं। टैरेट कार्ड का जो विजडम है, वो कॉन्शियसनेस को नापने की, कॉन्शियसनेस की जर्नी की यात्रा भी बताता है। उसमें 12th लेवल का जो कार्ड है, उसमें वो उल्टा लटका हुआ है, उसके बाल नीचे लटके हैं, क्रोन चक्र खुल गया, बगल में पेड़ है, 6 उसमें शाखें हैं लेकिन सूख गई हैं, उसके सारे चक्र बैलेंस हैं। उस लेवल के बाद कोई कर्म नहीं होता, कोई पाप पुण्य नहीं होता।
लेकिन उससे पहले होता है। और ये खाली 12th कार्ड है। 22 कार्ड में ऑलमोस्ट जब हम चेतना की आधी यात्रा पूरी कर लेते हैं तो हम जान जाते हैं कि कोई कर्म नहीं है। ये भी एक, लेकिन जो नहीं जानते उनके वो इस मैट्रिक्स का हिस्सा रहते हैं और उनकी कॉन्शियसनेस क्योंकि मानती है कि कर्म है, इसलिए उनके ऊपर कर्म, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी रियलिटी हमारी कॉन्शियसनेस सेट करती है, इस बॉडी में भी, इस बॉडी के मरने के बाद भी। तो इन दैट केस बिकॉज देयर कॉन्शियसनेस इज सो कंडीशनड, तो उनके लिए कर्म है, मेरे ऊपर कोई कर्म नहीं है। हर चेतना की यात्रा में 12th कार्ड पार करना बहुत जरूरी है, तब आपकी जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी, बिकॉज यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दी बर्डन्स। हमारे रिलीजन में, हिंदुइज्म में जो कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है, कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या मतलब सही में वो वैसे होता है? क्योंकि कर्मा का जो कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं कि आपका कर्म या आपका सोच हिसाब से आपका एक्सपीरियंस आप कर रहे हो आज की लाइफ में या आने वाले कल, तो वहां पे फिर फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा सा ये कॉन्ट्रडिक्ट होता है। क्योंकि अगर क्रिएटर ने हमको फ्री विल देके छोड़ा है कि आप जो भी चूज करो कर सकते हो, देन अगेन दैट क्रिएटर इज इम्पोजिंग सम रूल ऑन अस के कर्मा की ऊपर से आपको ये मिलेगा ये नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने कर्मा किया कुछ भी गलत सही, तो वो दैट वाज माय फ्री विल, किया मेरे कर्म के ऊपर से मुझे अच्छा या बुराई उसके बेसिस पे मिलेगा, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता? मैंने कहा ना कि एक 12th कार्ड, अगर हम 12th लेवल पे कॉन्शियसनेस पे अचीव कर जाते हैं तो सब कुछ पैराडॉक्स हो जाता है, उलट जाता है, इसलिए बताना कठिन होता है। अगर दो लोग डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फिर भी कर्म का कॉन्सेप्ट बहुत मिसअंडरस्टूड है इंडिया में। कर्म की टीचिंग में जैसे हम शरीर से कर्म कर सकते हैं, मैंने किसी को मार दिया, वाणी से कर्म कर सकते हैं, गाली दे दी, उसको परेशान कर दिया, और मन से कर्म कर सकते हैं, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया लेकिन मन से उससे नफरत की और मन से इच्छा की कि वो मर जाए। जो मन का थॉट है ये हमारी कॉन्शियसनेस में इम्प्लांट हो गया, फिजिकल तो मैंने नहीं किया, ये प्लांट एक तरह से डिजायर है मेरी, और जो फ्री विल है कि आपकी डिजायर पूरी होगी। इट मीन्स कि आपने ये इम्प्लांट किया था और इम्प्लांट हुआ तो इसका असर कॉन्सिक्वेंट अगली लाइफ तक रहा। अगर आपकी बॉडी छूट गई तो, और बॉडी नहीं छूटी तो आपने बाद में उसकी सफरिंग आप खुद कर रहे हो। व्हाट डज इट मीन कि आपके पास फ्री विल है लेकिन इस फ्री विल के कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतने पड़ेंगे। नाउ यू डिसाइड कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी। और कर्म का जो दूसरा सिद्धांत है कि ऑब्लिगेशंस, ये सामाजिक ऑब्लिगेशंस, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस, सोसाइटी के ऑब्लिगेशंस, ये हमारे ऊपर थोपने के लिए है। अगर आप सोचो से अफगानिस्तान या पाकिस्तान में कोई औरत सर नहीं ढकती तो वो ये सोचती है कि खराब कर्म कर रही है, किसने बनाया? कोई भी चीज अगर आप कर्म को एक लाइन में समझना चाहते हो तो जो यूनिवर्सल है सिर्फ वही कर्म हो सकता है, सोसाइटी का नहीं हो सकता, रीजनल नहीं हो सकता, धर्म का नहीं हो सकता। वो जो एक बचता है जो यूनिवर्सल है, किसी को दुख ना पहुंचाना या कुछ, और उसका असर भी खत्म हो सकता है अगर आप 12th कार्ड के ऊपर अपनी चेतना को ले जाए, क्योंकि तब आप कनेक्ट हो जाते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से, आप वही करते हैं जो रिक्वायरमेंट है। किसी केस में मर्डर करना जरूरी है, धर्म युद्ध में युद्ध करना जरूरी है, तो जब युद्ध जरूरी है तब मर्डर जरूरी है। दूसरी बात यह है कि डुअलिटी की फील्ड में जो ये एक्सपीरियंस करने के लिए, मान लो किसी को ये सीखना है कि पीड़ा क्या होती है, सफरिंग क्या होती है, तो उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए कोई उसको सफरिंग देगा। ये दोनों ने मिल के एक गेम खेली है, ये डुअलिटी का नेचर था। अगर आप इसके कर्म से बिल्कुल मुक्त हो सकते हो, मैं किसी की हेल्प करने के लिए भी काम कर सकता हूँ। सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट किया था, शायद आपने देखा हो। द्रुपद ने अपनी अहंकार से या अपनी परेशानी से बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य से एक यज्ञ किया जिसका एक ही उद्देश्य था, इसमें से एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। वो खुद तो नहीं कर सकता था। अग्नि से ट्विंस पैदा हुए, द्रौपदी और उसका भाई धृष्टद्युम्न। द्रौपदी के जीवन का एक ही पर्पस है, द्रोणाचार्य की हत्या, द्रोणाचार्य का मर्डर। इसी पर्पस से वो अर्थ पे आई और कोई दूसरा पर्पस ही नहीं है। अब उस पर्पस के लिए क्या दुर्योधन उसका पर्पस फुलफिल करने के लिए एक अच्छा काम कर रहा है, या उसको पाप पड़ेगा, या दुर्योधन अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने किंगडम को, अपने भाइयों को, फिर भी द्रौपदी की इच्छा पूरी हो। जब हम इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कोई कर्म नहीं लगता।
चेतना जब लिमिटेड होती है तो वो द्रौपदी का चीरहरण देखती है और कर्ण को, दुर्योधन को पापी मानती है। कॉस्मिक फील्ड में अगर आप ध्यान से देखो कि सेक्रीफाइस्ड, इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कि उसने सेक्रीफाइस किया। इस पर्सपेक्टिव से फिर कोई कर्म नहीं लगता। आप सब इस खेल को देखते हो, ये खेल है, खेल चल रहा है और अब खेल बंद होने वाला है। ये जो अटेंशन की बात मेनली जो हो रही है, तो वहाँ पे मुझे जो समझ में आया कि हमको वो वाइब्रेशन में जाना है जहाँ से लव इज द मेन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी। एक बहुत ही ऐसी सिनेरियो में जो एक इंसान है जो अपने डे टू डे लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, दैट इज ही और हर रियलिटी, घर में हो बाहर, तो वो ऐसे एक इंसान के लिए वो वाइब्रेशन में जाना कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, अधिकांश लोग जो है विक्टिम रोल, जब चेतना लोअर होती है, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है, विक्टिम रोल लोअर है। शर्म सबसे नीचे की है, आदमी अपराध बोध शर्म में, उसके बाद विक्टिम रोल। मैं गरीब हूं, द रियलिटी है कि आपकी कॉन्शियसनेस ने रियलिटी ये क्रिएट की है क्योंकि आप गरीबी का अनुभव करना चाहते हो। जैसे मैंने कहा, कोई सफरिंग का अनुभव करना चाहता है, वो गरीबी का एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए उसने गरीबी खुद चुनी, उसकी कॉन्शियसनेस ने गरीबी चुनी। लेकिन अब जब चुनी तो कभी कुछ पहले हुई थी, अब वो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो अपने आप को विक्टिम मानता है। बिकॉज ऑफ द विक्टिम उसमें बिटरनेस है। पॉइंट ये है, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग जो हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, उनकी अनकॉन्शियस माइंड में सोसाइटी के इनबिल्ट पैटर्न है कि स्पिरिचुअल आदमी को बहुत सिंपल जीना चाहिए, गरीबी में जीना चाहिए। इसका उल्टा सही नहीं है। कबीर दास काफी गरीब थे, कई बार मैंने उनकी कहानियां सुनी है जीवनी में। उनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो कॉन्शियसली इवॉल्व थे। मीरा रानी थी, फिर भी वो कॉन्शियसली इवॉल्व थी। अमीर और गरीब कॉन्शियसनेस का तरीका नहीं है, कॉन्शियसनेस इन सबसे परे है। तो जो गरीब हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन है कि वो कैसे अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करें। मेंटली किसी का कुछ मतलब इमोशनल स्ट्रगल भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इज नॉट हैप्पी, शायद उनके पास बहुत नॉर्मल जो भी मिनिमम जो भी हमको चाहिए होता है जीने के लिए, वो सब कुछ है, फिर भी दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी अंदर से, हैप्पी सेटिस्फाइड नहीं है, पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, तो एक तो चीज है कि हाँ वो लोग एक कुछ चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं जो वो दौड़ कभी खत्म नहीं होता, कि मुझे अभी ये चाहिए, इसके बाद और ये चाहिए, तो दैट इज नेवर एंडिंग रेस। तो उसका भी नहीं बोल रही हूँ कि बट अब इन फाइनेंशियल वे में अगर कोई इंसान खुश नहीं है बट उसको लव फ्रीक्वेंसी में जाना है, तो उसके लिए क्या चेंजेस करना चाहिए उनके लाइफ? देखिए, ये जो है ये काम है और ये बहुत सीरियस काम है। बहुत सीरियसली उन्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और वो डायरेक्ट लव पे नहीं आ सकते। अगर हम मैथमेटिकली जस्ट फॉर डिस्कशन इसको करें तो ये ऑलमोस्ट से 700 एनलाइटमेंट है और 0 है जब आदमी फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी में आता है। उसमें जो इंस्टिंक्ट है वो अभी भी एनिमल इंस्टिंक्ट है। 0 से 700 की जो जर्नी है, इसमें लव जो है 500 पे आता है। सी, इट इज ए वेरी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने पहले कहा था कि 12th लेवल के बाद वो खराब कर्म नहीं कर सकता, लव के बाद आप कर नहीं सकते, इसीलिए उस पर कर्म का फल नहीं है। वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ रिक्वायरमेंट है, जो भी इस मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में रिक्वायरमेंट है, कॉस्मिक कनेक्टेड है, वो एक्टिव एक्शन ले रहा है। तो लव जो है 500 से ऊपर है और इसके लिए काम करना पड़ेगा हर स्तर पे। अपने लव से पहले अपने अंदर के अपराध बोध को देखना पड़ेगा, फिर अपने अंदर के फियर्स को देखना पड़ेगा। लव का उल्टा ज्यादातर लोग समझते हैं कि नफरत है, गलत समझते हैं। लव का उल्टा है फियर, है ना। मेरे मान लो कमरे में यहाँ कोबरा हो तो मैं कोबरा से नफरत थोड़ी करता हूं, लेकिन उससे मुझे डर लगता है, इसलिए मैं उससे डिस्टेंस रखता हूं। हमें डर बैठा दिया जाता है पाकिस्तान का, इस्लाम का, ये डर है, इसलिए हम एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। तो लव का उल्टा डर है और डर लोअर फ्रीक्वेंसी है। पहले हमें डर पे काम करना पड़ेगा। जब डर खत्म हो जाएगा तो हम प्रेम पे आ सकते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, और मेरी ये बात बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है, लोगों को अच्छी नहीं लगती, मैं कहता हूं अभी ह्यूमैनिटी ने लव का एक्सपीरियंस नहीं किया है।
जो वो लव समझती है अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने धर्म को, ये लव नहीं है। ये बहुत मंडेन, बहुत छोटी फॉर्म है लव की। लेकिन लोग फिर मुझसे बहुत कमेंट करते हैं, तो मैंने कहना छोड़ दिया है, लव चेतना की स्थिति है। प्रेम जो है वो चेतना की स्थिति है, वो अबव 500 है। 500 तक जिनकी चेतना है, ऐसे बहुत कम लोग मुझे लाइफ में मिले हैं। मुझे मिले हैं, लेकिन सब लोग प्रिविलेज नहीं है जो इस लेवल के लोगों को मिल पाए। इसलिए वो दुनियादारी के लव को लव मानते हैं, लेकिन वो लव नहीं है। तो प्रेम पे काम करने के लिए उन्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने जो शेडोज हैं उन सब पे काम करना पड़ेगा। नीचे की शेडोज है तो उसमें डर है, शर्म है, अपराध बोध है, इन सब से ऊपर आके तब कभी थोड़े समय बाद लव आएगा। डायरेक्ट प्रेम नहीं आ सकता। और एक मेरा क्वेश्चन है पर्सनल जगह से, कि मैं जिसको बहुत मुझे डील करना पड़ता है मेरे ट्रेड से, विच इज मैं गुस्सा हो जाती हूँ किस बात से। इट्स नॉट कि कोई मेरे ऊपर गलत कर रहे हैं, कोई अगर मेरे सामने किसी के ऊपर गलत हो रहा है, कोई अगर कुछ खरीदने गए, सामने में दुकान में देख रही हूँ कोई जाके कुछ खरीद रहे हैं, और जो बेचने वाला है दुकानदार, वो कम चीज दे दिया, ज्यादा पैसा ले लिया, मेरे सामने ही हुआ, तो इट इज डेफिनेटली वो सही गलत की बात है जो ड्युअलिटी हम बचपन से जानते हुए, बट वो तो सही में ही है, और वहां से मुझे बोल देना पड़ता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, या मतलब होता है मेरे साथ। तो इस चीज को कंट्रोल करके कि अन्याय हो रहा है क्या, तो उसमें भी अपने आप को क्या इंसल्ट जो वर्ड है, कोई किसी को कर रहा है कि कोई मुझे किया, तो उस बात पे रिएक्ट करना, तो इस चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो कंट्रोल कर सकती हैं, अगर आप ना चाहें तो भी बुराई नहीं है, क्योंकि आप किसी की हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब डिवाइन प्ले में अगर हमें लगता है कि हमारे पास समय कम है और हमें अपने ऊपर फोकस करना है, तो मेरी गुरु, मैंने कई साल जब मेडिटेशन किया और मेडिटेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि यही प्रॉब्लम थी। मैं आपकी तरह पावरफुल नहीं था, तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन मन में गुस्सा रखता था। तो इस तरह से मैंने कहा ना, शरीर से आप वाणी से, मन से, तीनों तरह से कर सकते हो। आप वाणी से कर देते हो और शरीर से भी कर लेते हो। मैं दो से नहीं कर पाया, लेकिन सिर्फ मन से कर पाया, तो मेरे लिए वो ज्यादा गहरा था। इसकी वजह से ध्यान नहीं होते थे, क्योंकि डिस्टर्ब रहता था। वो कई 2 साल पहले की बात भी याद आती थी, जहां पे कोई अनजस्टिस हो रहा था और मैं चुप रह गया। ये मेरे बहुत साथ हुआ। तो मैंने फिर, जो मेरी मेंटर है, उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की इसमें। उन्होंने कहा तुम प्रैक्टिस करो। मैंने उनसे एक दिन बहुत सीरियसली पूछा कि मैं क्या करूं, इतने साल हो गए मेडिटेशन तो मेरा होता नहीं। तो उन्होंने कहा तुम काम करो 6 महीने अपने ऊपर, तो तुम्हें अपने बीच में रहना है। तो मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हें किस चीज का जस्टिफाई नहीं करना कि तुमने ये काम क्यों किया। जब तुम जस्टिफाई करते हो तो तुम लड़ाई के मोड है, तो स्ट्रगल में आ जाती हो। नंबर 1। नंबर, तुम्हें किसी चीज का विरोध नहीं करना। सिर्फ 2 बातें उन्होंने, असल में तो 3 बोली थी, मैं 3 बार बार बताता हूं। अपने आप से प्रेम करो। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं, ये कोई समझ नहीं पाता, अपने आप से प्रेम करने का मतलब है अपने आप को फुली एक्सेप्ट, फुली अन्याय के विरोध करने की शक्ति के लिए भी एक्सेप्ट करना कि मेरे अंदर शक्ति है न्याय की। ईश्वर की जो, अगर हम ईश्वर को विश्वास करते हैं और हम ईश्वर की संरचना है, ईश्वर परफेक्ट है, तो उसकी संरचना इम्परफेक्ट कैसे हो सकती है? तो मैं परफेक्ट हूं इस रोल के लिए, इस टाइम और इस स्पेस में इस रोल के लिए मुझे चुना गया है, इसलिए मैं परफेक्ट हूं। तो ये मैंने काम किया। और मैंने फिर किया कि ओके, किसी चीज का विरोध नहीं करना। तो किसका मैं विरोध करता हूँ? किसी व्यक्ति का, किसी घटना का, या किसी चीज का। शराब खराब है, मार्क्स खराब है, या कोई और चीज। तो मैंने 3 पॉइंट, उन्होंने तो एक कहा था किसी चीज का विरोध नहीं करना, मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया। मैं किसी व्यक्ति का, किसी घटना का और किसी चीज का विरोध नहीं करता। 6 महीने मैंने किया और मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। मैं जब भी कहता हूं, लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, तो सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी में कोई मंत्र बताओ या कुछ बताओ। नहीं, आप मिडिल में, हमारे मिडिल का जो रास्ता है, ये सबसे फास्ट है। हमारी ईटा पिंगला जो है, ये हमें डिस्टर्ब रखती है। जैसे मैंने पहले कहा कि भगवान जो है अर्जुन का रथ बीचों बीच ले आए। बीच का रास्ता जो है फास्टेस्ट है। तो किसी चीज का 6 महीने विरोध नहीं करना, चाहे दुकानदार ज्यादा ले रहा है या कम, पड़ोसी तेज म्यूजिक बजा रहा है या कम, किसी भी चीज का 6 महीने के अंदर आपका जो पैटर्न है टूट जाएगा। ये जो है, ये इंस्ट्रक्टिव और रिएक्ट करते हैं, है ना। आप करना नहीं चाहते हैं लेकिन रिएक्ट करते हैं, मैकेनिकल हो गया है। ये मैकेनिकल से कॉन्शियस हो जाएगा। आई थिंक इट इज वेरी इफेक्टिव।
At least in my case, it was very effective. सिनेरियो में कि दुकानदार का आप छोड़ दीजिए, आपके बच्चे के ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है, तो वहां पे आप कैसे इसमें रेफरेंस? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे काम नहीं करना। जैसे अगर मैं विरोध नहीं करता होता तो क्या मैं बताता इस पनीर टिक्का के बारे में? अपना काम तो कर रहा हूं, अपना काम पूरा करना है बिना उनसे विरोध किए। मेंटल मेरा स्ट्रगल नहीं है, लेकिन काम पूरा करना है, और अगर युद्ध भी करना पड़ा तो मैं युद्ध करूंगा। मुझे समझ में आ रहा है कि आप डिटैचमेंट के साथ विरोध अपना पूरा काम करेंगे। एग्जैक्टली। और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है कि मैं 6 महीने तक अपने आप को प्रैक्टिस करूंगा कि मैकेनिकल रिएक्ट ना करूं, कॉन्शियस रिएक्ट करूंगा, जहां पे जरूरत है वहां करूंगा। दैट वाज प्रैक्टिस। तो और एक जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो परिवर्तन जो हम सुनते आए हैं बचपन से, जो युगों का भाग है, तो वो जो हुआ था, मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये युग का जो परिवर्तन और अब का जो असेंशन है, उससे रिलेटेड कुछ है कि इट्स अ डिफरेंट साइकिल? नहीं, इट्स कंप्लीट ऑल टुगेदर डिफरेंस। लेकिन तब भी मैं इसको युग परिवर्तन मैंने इसलिए बोलना शुरू किया क्योंकि ये चेतना का नेक्स्ट डायमेंशन है, नया आयाम है। तो अगर मैं कहता आयाम परिवर्तन तो लोग समझ नहीं आते, लोग इसको छोड़ देते। तो मैंने सोचा कि युग परिवर्तन का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है तो इसी शब्द को यूज कर सकते हैं। और एक तरह से युग परिवर्तन भी है। युग परिवर्तन का क्या है? एक एरा का एंड, नई एरा का स्टार्टिंग। तो इन दैट केस ये युग परिवर्तन भी है, लेकिन फिर भी जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग से मिलती जुलती नहीं है। इन दैट साइकिल सतयुग के बाद त्रेता आया, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इन दैट वे हमें बैक चाहते, कलयुग के बाद द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर सतयुग आएगा। नहीं, ये इनसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को जंप कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर सतयुग के बाद जो त्रेता आता, त्रेता युग में भी क्या हुआ था? यही तो ड्रामा था जो कलयुग में हो रहा है। ऑलमोस्ट सेम था। रावण, रामचंद्र जी से उन्होंने वरदान मांग लिया तो पिताजी उनके दशरथ जी का हार्ट अटैक हो गया, उनकी डेथ हो गई। रोते रोते वो जंगल में गए, रावण ने उठा लिया, अग्नि परीक्षा करवाई, अग्नि परीक्षा के बाद रखा, प्रेग्नेंट वुमेन को जंगल में छोड़ाए। क्या अंतर है जो आज नहीं हो रहा? इन सब से परे की डायमेंशन में हम जा रहे हैं, चेतना के नेक्स्ट स्तर पे जा रहे हैं। फिर भी युग परिवर्तन शब्द एप्रोप्रिएट है, एक नए एरा में जा रहे हैं। अटेंशन के लिए हमको रेडी होने के लिए एकमात्र रास्ता है कि हम मेडिटेशन करें। नहीं, और भी कई तरीके हैं। मेडिटेशन का तरीका हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करना है। फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको रेस करना है। उसके कई और तरीके हो सकते हैं, मेडिटेशन एक है। हाँ, तो बाकी के तरीके और क्या क्या होते हैं? मान लो कुछ लोग भक्ति से भी उस वाइब्रेशन में चले जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन शायद कुछ लोग जा सकते हो। अपना फूड परिवर्तन कर सकते हैं, कॉन्शियसली बिहेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीच में रहने की प्रैक्टिस है, वो आपको बीच में रखती है ना। तो जो जिसको अफर्मेशन कर सकते हैं, अगर किसी को डर लगता है तो वो देखें कि हम डर के अफर्मेशन अपने माइंड में इम्प्लांट कर सकते हैं। अपने जो शेडोज हैं उस पर काम करके हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करना है, जो जिसका भी एरिया हो। लेकिन मेडिटेशन काफी हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करते हैं तो हम चीजों को ज्यादा देख पाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस एक तो लिमिटेड है, उसके बॉर्डर्स हैं, दूसरा उस पर धूल बहुत जमी है। सच तो सबके अंदर सेव है, सबके अंदर इंफॉर्मेशन बाहर से नहीं आनी, लेकिन बस इसको साफ करना है। उसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है, मुझे हेल्प किया, लेकिन मुझे लगता है और भी कई रास्ते होंगे। मेडिटेशन के भी तो बहुत सारे धाराएं हैं, तो वहाँ पे भी हर टाइप के मेडिटेशन ही इसमें काम करेगी, हेल्प करेगा अटेंशन में या रेडी होने के लिए। देखिए, मेडिटेशन भी एक, आजकल हर चीज की मार्केटिंग हो जाती है, तो मेडिटेशन की भी बहुत बड़ी मार्केटिंग हो गई है। इंडिया जो है वर्ल्ड की बेस्ट स्पिरिचुअल मार्केट है। ऋषिकेश में हर तरह का योग होता है, योग फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, योग फॉर डॉग्स, योग फॉर दिस, है ना। इसकी वजह से जैसे धर्म भ्रष्ट हो गया, ऐसे योग भी भ्रष्ट हो गया है। इंटरनेशनल योगा दिवस योग नहीं है, योग कॉस्मिक चेतना से जुड़ने का एक तरीका है। इस अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, आसन सिर्फ तीसरी सीढ़ी है और बहुत लिमिटेड पार्ट है। पूरी क्रिया योग में, पूरे पतंजलि योग सूत्र में एक भी आसन का वर्णन नहीं है।
योग बहुत बड़ी चीज है। तो योग तो भ्रष्ट हो गई, योग के बदले योग फॉर डॉग आ गया है। इसलिए ऐसे ही मेडिटेशन भी भ्रष्ट फॉर्म में आ गए हैं। तो इट डज नॉट मीन कि सारे मेडिटेशन हेल्प करते हैं, क्योंकि हम जो चीज ले रहे हैं वो मेडिटेशन ही नहीं है, मेडिटेशन की एक मैनिपुलेटेड फॉर्म है, मार्केटेड फॉर्म है। तो इन दैट केस हमें सावधान होना है कि हम कौन सा मेडिटेशन कर रहे हैं, सही तरीका हो, इफेक्टिव तरीका हो, क्योंकि समय कम है हमारे पास समय वेस्ट करने के लिए। वही बात। क्योंकि मैं लॉ ऑफ वन के भी जुड़ी हुई हूँ PhD, तो वहाँ पे जो लॉ ऑफ वन का मेडिटेशन होता है, आ, वो भी इट्स अ वे ऑफ मतलब पासिंग दिस वे। मैं सच बताऊं, पूरी लॉ ऑफ वन की बुक में रॉ ने एक भी मेडिटेशन नहीं बताया। बस सब ये हमारे टाइम की ऐसी समस्या है इंफॉर्मेशन वार में, कि चीजें डेविएट होके आती हैं। उन्होंने एक भी मेडिटेशन नहीं बताया, उन्होंने कोई विधि नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मेडिटेशन अच्छा है। बट मेडिटेशन को छोड़ के, मेडिटेशन प्रैक्टिस को छोड़ के बाकी लॉ ऑफ वन के जो इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इंफॉर्मेशन बहुत प्रोफाउंड है, बहुत करेक्ट है, और मैं तो उसको बहुत प्रेफर करता हूँ। उनकी टीचिंग्स आर वेरी प्रोफाउंड। गैलेक्टिकल अलायंस के साथ जो भी इंटरेक्शन की बातें होती है, तो वो सच्चाई में होता है कि हम लॉ ऑफ वन को दिल से पढ़े, उसको हम अपने आप में उतार ले, तो सच्चाई में गैलेक्टिक अलायंस से कांटेक्ट हो पाता है। हाँ, यस। नॉट इवन हम मेडिटेशन के थ्रू ये कांटेक्ट करते हैं। सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम के लोग 1950 से गैलेक्टिक फेडरेशन के कांटेक्ट में, लोगों ने रॉ से डायरेक्ट बात की है, अर्थ के लोगों ने बात की है। इट्स नॉट एक फैंटेसी, वो लोग अभी भी जिंदा है, वो अभी भी बजाय करते हैं, इट इज पॉसिबल। और जो अगर आप ध्यान से देखो, हम जैसे कहते हैं कि वेद जो है ईश्वर की वाणी है, वेद किसी ने लिखा नहीं है, किसी का नाम नहीं है। कुरान कहते हैं कि ईश्वर की वाणी है। व्हाट डज इट मीन कि जिन्होंने लिखी वो वाणी किसी और की थी, है ना। तो ये एक कम्युनिकेशन ही तो था। चाहे रॉ ने किया तो रॉ की लॉ ऑफ वन की बात आ गई, लेकिन चूंकि वो इतना बड़ा रिलीजन नहीं बना तो इसको कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन कुरान भी तो इसी फॉर्म में है, वेद भी तो इसी फॉर्म में है। किसी और का ज्ञान हमारे थ्रू प्रवाहित हुआ। अगर हमारा चैनल प्योर हो जाता है तो हम ज्ञान को रिसीव कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और राव की टीचिंग ना 1984 की है। उस समय की जरूरत के हिसाब से वो टीचिंग हो सकता है कि अब अपग्रेड हो रही है। उस समय जितना समझ सकती थी उतना ही वो बता सकते थे। मैंने पता ना कि पैराडॉक्स है, एक 12th लेवल के टेरेट कार्ड वाला जो है वो नीचे वाले को बता नहीं सकता, गैप हो जाएगा। हम तो अभी एक ही अर्थ के लोग हैं, एक डिफरेंट डायमेंशन से 6 डेंसिटी से आके 3rd डेंसिटी के लोगों को कम्युनिकेट करना, वो भी वर्बल नहीं है, सिर्फ एक उसकी ट्रांस में ले जाके कम्युनिकेट करना। और उसकी ईगो भी प्योर नहीं है, उसको वो अपनी ईगो और अपने फ्रेमवर्क से इंटरप्रेट करके बताए, इसमें कई गैप है। तो ये सब लिमिटेशंस रहेंगी, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है, वो प्रॉपर शब्द नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। हम जो है बहुत लिमिटेड रेंज के कलर्स देखते हैं, इसके बियॉन्ड का कलर कोई बताएगा तो हम देख ही नहीं सकते। हम लिमिटेड फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनते हैं, और इसलिए वो डायमेंशन, 5th डायमेंशन में हमारी 7 सेंस ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे, अभी 5 है। तो जो 6th और 7th है उसके बारे में कैसे बता सकते हैं। आपसे डीएनए एक्टिवेशन की जो बात करते हो कि मतलब डीएनए का जो एक्टिवेशन नहीं, मतलब उसका जो अपग्रेडेशन या हमारे डीएनए में जितने क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रैंड, हाँ उसमें, हाँ वो जो हम यूजेबल है हमारे लिए, बाकी जो अभी खोए हुए हैं उसको जगाने का भी एक ही रास्ता है, मेडिटेशन। नहीं, वो उसके लिए शायद इफेक्टिव मेडिटेशन अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा उस पे रिसर्च ही नहीं हुई। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब ह्यूमन रेजोनेंस बढ़ती हैं तो हमारे सेल एक्सपेंड होते हैं। जब हमारे सेल एक्सपेंड होते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो डीएनए एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और कुछ बच्चे जो अर्थ पे आ रहे हैं वो दे आर कमिंग विद देयर एक्टिवेटेड डीएनए, उनकी 5-6 स्टैंड तक एक्टिवेशन है।
तो ये तो मेरे ख्याल से जेनेटिक प्रोसेस भी है, और हमारा मेडिटेशन भी इसमें हेल्प करेगा, और ब्रेन और जीन ये भी कनेक्टेड है, ब्रेन और डीएनए। जैसे हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो डीएनए की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसके लिए फ्रीक्वेंशियल हेल्थ भी आ रही है, और हमारा काम भी है, और मेडिटेशन भी है, लेकिन वो मेडिटेशन बहुत स्पेशल है। अभी तक मैंने कोई ऐसा मेडिटेशन देखा नहीं है। मेरी मेंटर ने कराया है मुझे, लेकिन वो कहीं पॉपुलर नहीं है। तो वो बहुत मतलब बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस कुछ है कि नहीं, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान है, और हम उसको कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी टाइम नहीं है सबको एक्सप्लेन करने का। फिर आप और क्या बताना चाहते हो आपकी तरफ से लोगों को रेडी करने के लिए जो ये टेंशन हो रही है और आने वाले कल के लिए? मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलें, और अपनी आंखें खोल के अपनी रिसर्च करके वो ये डिसाइड करें कि किस तरफ वो जाना चाहते हैं। एक बार ग्रेट रिसेट के बारे में पढ़ें, उनकी वेबसाइट पे है, ओपन सीक्रेट है, कोई ऐसा राज की बात नहीं बची। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई है उसमें जाके देखें कि क्या क्या बोला गया है ना। जो नोकिया के चीफ ने बोला है कि बाई 2030 तक जो स्मार्टफोन है ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, पुराने समय की बात हो जाएगी, हमारी बॉडी के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा। और इसको जाने, और ये जाने कि हमारी कॉन्शियसनेस के बिना ये रियलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। हमारी कॉन्शियसनेस को ये मैनिपुलेट करते हैं, और हम अपनी कॉन्शियसनेस से चाहें तो हम इसको रोक सकते हैं। अगर ये दो बातें, फिर अपने बच्चों को देखें कि क्या अपने बच्चों को ऐसा जीवन देना चाहते हैं, ट्रांस ह्यूमन बनाना चाहते हैं। अगर इतना रिसर्च कर लेंगे तो अपने आप जाएंगे। या दूसरी तरफ आप ग्रेट अवेकनिंग की ओर देखेंगे तो कितना बड़ा पोटेंशियल है, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, कभी बीमारी नहीं, स्ट्रगल नहीं, मिजरेबल लाइफ नहीं, सब चीज वननेस है, लव है। एनलाइटन जिसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कलेक्टिव होने का मौका है। तो आप या तो इस तरह मोटिवेट हो जाएं, या डर से मोटिवेट हो जाएं कि ग्रेट रीसेट होगा तो क्या होगा, दोनों आपकी चॉइस है। फोकस अच्छा है कि आप ग्रेट अवेकनिंग पे फोकस रखें। वहाँ पे क्या लगता है कि जो दुनिया में जितने सारे लोग हैं उनमें से कितने लोगों को जागना चाहिए? ये कोई जरूरी नहीं, जैसे जो जिसकी कॉन्शियसनेस ऊपर उठ जाती है, से किसी की कॉन्शियसनेस 700 है, वो 10,000 लोगों के इक्वलेंट है। जस्ट और मैथमेटिकल मुझे एग्जैक्टली नहीं पता जो 10,000 के इक्वल है या 1 लाख के इक्वलेंट है, लेकिन वो उतने लोगों को प्रभावित करती है। तो हम कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है, हम क्रिटिकल लेवल अचीव कर चुके हैं ह्यूमैनिटी, इसीलिए प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो क्रिटिकल लेवल हम अचीव कर चुके हैं, लेकिन जितने ज्यादा लोग जाग जाएंगे उतना ट्रांजिशन स्मूथ होगा। और ये हमारी एक, नहीं तो ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होगा तो हम अगेन फियर में जाएंगे, अगेन फियर में जाएंगे तो जर्नी जो है झटके खाते खाते होगी। तो ये हमारी चॉइस है ह्यूमैनिटी की, वो स्मूथ ट्रांजिशन चाहती है या कठिन। प्रोसेस अनस्टॉपेबल है, इरिवर्सिबल है। चॉइस सिर्फ एक बची है, स्मूथ या फिर परेशानी से भरा हुआ। तो एक इंसान जो कोई आप समझे कि कोई गांव का कोई इंसान है जो बहुत क्लीन हार्टेड है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, शहर में भी हो सकते हैं, बहुत क्लीन हार्टेड है और वो उनको ये सब कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या उनका एसेंशन होगा अननोइंगली? नेचुरली उनका असेंशन होगा, क्योंकि ये प्रोसेस किसी को सजा देने के लिए नहीं है, या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, सिटी में रहते हैं उनके लिए नहीं। नहीं, ये प्रोसेस अर्थ पे रहने वाले सब के लिए। जो गांव के लोग हैं आमतौर पे वो बहुत सीधे सिंपल होते हैं, सरेंडर कर देते हैं बहुत आसानी से। सरेंडर जो कॉन्शियसनेस का लेवल है, लव के भी बहुत बाद है। लव के बाद फियरलेसनेस आती है, फिर एक्सेप्टेंस आती है, फिर सरेंडर आता है। सरेंडर और एनलाइटनमेंट सिर्फ एक कदम बचा है। जब आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हो तो आप नेक्स्ट स्टेप पे एनलाइटन हो जाते हो। उन लोगों में इनबिल्ट सरेंडर है, गांव के कई लोगों में, सिंपल लोगों में इनबिल्ट सरेंडर है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो इसमें चेंज आसानी से कर लेंगे, क्योंकि विरोध नहीं करेंगे ज्यादा। पढ़े लिखे लोग प्रॉब्लम है, लॉजिकल माइंड प्रॉब्लम है, इसका उल्टा सही नहीं है। लॉजिकल माइंड लॉजिक से कहता है प्रूफ दो, प्रूफ कॉन्शियसनेस के लेवल पे है ना। कॉन्शियसनेस है नहीं तो कैसे कोई प्रूफ दे पाएगा।
एक प्रॉब्लम होती है कि प्रूफ इनसे मांग रहे हैं। यस, प्रूफ क्या पनीर टिक्के की एफिकेसी के ऊपर मांगे थे? नहीं, वहाँ पे आंखें, कान, दिमाग सब बंद है। एग्जैक्टली, डिपेंड करता है कि इसके सामने वो जाके प्रूफ मांगे। यस। पहले मैंने सबको प्रूफ देने की कोशिश करता था, जब मैं बताने की कोशिश करता था तो मैं बहुत स्ट्रगल करता था। फिर मैंने देखा कि वो मेरा टाइम वेस्ट है। रीजन बीइंग कि जो प्रूफ मांग रहे हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो सिर्फ डिस्कशन में इंटरेस्टेड है। तो वो एक्सरसाइज बेकार हुई सारी, तो मैंने टाइम वेस्ट करना छोड़ दिया। अब मैं खाली एक थॉट देता हूँ, इस थॉट को तुम कैच कर सकते हो तो तुम प्रूफ ढूंढोगे। और जिन्होंने खुद ढूंढा वो सारे रास्ते पे आए। जिनको चांदी के प्लेट में सजा के मैंने दे दिए तो वो डिसाइड करते हैं कि ये प्रूफ हमें एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। इस केस में वो मिस करते हैं। उनको चांस देने के लिए मैं प्रूफ नहीं देता, मैं खाली एक थॉट देता हूं। रिसर्च करते हैं तो फिर जाके आंखें खुलती है। तो अब मैं प्रूफ नहीं देता हूं, कम देता हूं। जो आगे चलते हैं सीरियस क्वेश्चन होते हैं उनको प्रूफ देता हूं। बाकी को फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करना है। टाइम वेस्ट होता है। तो फिर अंत में आप क्या बोलना चाहेंगे? कि मेरे पास मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, अभी क्वेश्चन आपको जैसा नहीं लग रहा है कि हम करें, उसके लिए हम एक नेक्स्ट वाला एक सेशन रखते हैं और कुछ क्वेश्चंस व्यूअर्स से भी आते हैं तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आज के सेशन के लिए आपका फाइनल थॉट, आपका फाइनल वर्ड्स क्या रहेगा? मुझे अच्छा लगा कि आपके गुरु तक ये बात पहुंचेगी और आपके क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन कभी किसी ने, एक दो क्वेश्चन तो पहले कभी नहीं उठे। सो आई लाइक वेरी मच टॉकिंग विद यू। और लेट अस सी कि लोग किस हद तक इसको रिसीव करते हैं और उनकी क्या क्वेरीज होती हैं। उनकी क्वेरीज को क्लियर करने की हमारी कोशिश है ताकि वो अपना डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। क्वेरीज से ही फिर आगे आगे बढ़ने की रास्ता यस, होना बहुत जरूरी है। और मैट्रिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि कोई भी आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, गेट के पार आपको खुद जाना है। और मैं फिर, अच्छा हुआ आपने बोला तो मुझे याद आई, इतना बड़ा पोटेंशियल है कि पूरी अर्थ इस पोर्टल के थ्रू नेक्स्ट डायमेंशन में, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में चली जाएगी। फिर भी जर्नी इंडिविजुअल है और उस जर्नी में जैसे सुई का जो छेद होता है, इतनी पतली से हमें सबको निकलना है। हम अपना स्टेटस, अपनी पैटर्न, अपना धर्म, अपनी आइडेंटिटी की कोई भी चीज नहीं ले जा सकते। इस पे काम करें, सीरियसली काम करें, और जो कुछ भी हमारे अंदर है वो सरफेस पे आएगा। और जब सोलर फ्लैश आएंगी वो सरफेस पे, नॉट ओनली वो सरफेस पे आएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर अंदर जॉय है, लव है, हैप्पीनेस है, आनंद की स्थिति है, तो आप उसको मल्टीपल एक्सपीरियंस करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, डर है, अंदर के अनसेटल्ड इश्यूज हैं, जब वो सतह पे आएंगे और वो मल्टीप्लाई होंगे तो कैसे हैंडल करोगे? इस प्रश्न पे एक बार मनन करो, सीरियसली मनन करो और अपने आप को तैयार करो। ये आपकी बात सबसे बहुत ज्यादा क्या गौर करने वाली बात है। तो आज के लिए यही पे खत्म करते हैं। फिर आशा करती हूँ कि आप फिर से, मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और व्यूअर्स के अगर क्वेश्चन आए तो उसके ऊपर हम वन आफ्टर अनदर बात करेंगे, आपके अगर टाइम रहे तो। श्योर। अच्छा, आज की बातचीत बहुत ही अच्छा लगा। whenever I watch your videos on YouTube, मुझे मैं देखती रहती हूँ, इतने सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि आप इतने एक शूदिंग, एक काम, एक उसमें रहते हो ना, तो वो वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है किसी के लिए। यही मेरा उद्देश्य है, क्योंकि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन तो सब जगह से आ रही है और हमें फ्रीक्वेंसी को लो नहीं करना। डर बहुत लो फ्रीक्वेंसी है। हमें, मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, मानव जाति के लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का तो उत्साह से स्वागत करना चाहिए। सदियों से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे चलते हैं, फिर आपसे फिर मिलेंगे अभी बहुत जल्दी और एक सेशन का प्लान। ओके, थैंक यू अनाली जी, नमस्ते।